ध्यान से। तो बात करेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 8 से थ्योरम नंबर 8.8 दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। और थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is parallel to the third side, is parallel to the third side. It means that ये थ्योरम आपसे क्या ये थ्योरम आपसे क्या प्रूफ कराना चाहती है भाई? ये थ्योरम आपको कहती है बच्चों कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी एंड ई एंड एफ मिड पॉइंट है टू साइड्स के, ई एंड एफ are the midpoints of side AB and AC, then we need to prove that EF is parallel to BC. We need to prove that EF is parallel to, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों गिवन, और गिवन है हम लोगों को E and F are midpoint, are midpoints of AB and AC. It is given that E and F are the midpoints of AB and AC. What we need to prove? We need to prove that this one line EF is parallel to BC. EF is parallel to BC. देखो उन्होंने आपसे केवल यही प्रूफ करने के लिए बोला है कि EF जो है वो पैरेलल है BC के, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा भी प्रूफ करेंगे इसमें। हम प्रूफ करेंगे EF is हाफ ऑफ BC। ये बात हम इसमें एक्स्ट्रा प्रूफ करेंगे और ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही पार्ट कंसीडर किया जाता है। EF is parallel to BC and EF is हाफ ऑफ BC। चलो अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की साइड। तो अगर हम लोग बात करें मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ का, तो मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में अपने कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने पड़ेंगे आपको। क्लियर है? देखो ध्यान से कैसे करने हैं, इधर ध्यान दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सी पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग। क्लियर? इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे और जहां ये मीट करेंगे उसको नेम दे देते हैं डी। ये दोनों लाइन आपने पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है, लिखते हैं इसके बारे में। तो ड्रॉ किया आप लोगों ने सी डी पैरेलल टू बी ए विच मीट, ये मीट करती है EF को एट D, विच मीट EF एट D ऑन एक्सटेंड, जब आप एक्सटेंड करते हैं EF को। क्लियर? अभी देखो क्या करने वाले हम लोग, इधर ध्यान दो। ये फर्स्ट स्टेप था कंस्ट्रक्शन का जो कंप्लीट हो गया। कंस्ट्रक्शन के बाद आपको ये दोनों ट्राइंगल्स क्या करने हैं, कॉन्ग्रेंट करने हैं। कॉन्ग्रेंसी में चाहिए 3 कंडीशंस हमारे पास हैं। फर्स्ट वन कंडीशन, ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा आपका एंगल 1 2 के। सेकंड, आपका जो AF है वो FC के इक्वल हो जाएगा। रीजन पता है क्या? F मिड पॉइंट है, F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। एंड ये जो आपका एंगल 3 है बच्चों, ये इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों लाइंस ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो ये देखो अल्टरनेट इंटीरियर बन जाएगा। तो लगाओ कॉन्ग्रुएंसी इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल CDF एंड ट्राइंगल CDF, इनमें कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेकंड कंडीशन है बच्चों AF
is equals to CF. Reason is what? F is midpoint of what? AC. And the last condition is angle 3 is equals to angle 4. ये दोनों लाइन पैरेलल है ना ऑलरेडी, तो आप ऐसे जेड बना के देखो, ये देखो, ठीक है ना। तो यहां से एंगल 3 आएगा एंगल 4 के इक्वल, और रीजन रहेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लाइन बताना चाहते हैं हम लोग, बी ए पैरेलल है सी डी के। नहीं भी बताओगे तो ऑलरेडी पैरेलल दिखा रखी है, आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AEF will be congruent triangle CDF. Here both the triangles are congruent by angle side angle congruency. Clear? Second step complete. First step construction, second step congruency. Now congruency का motive थर्ड स्टेप में क्या है, देखो बाय CPCT ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। कौन कौन सी? AE एंड DC, CD भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इधर ध्यान देना, अब ये जो आप देख रहे हो ना साइड, ये BE, ये भी इस AE के इक्वल है। आप सोच रहे होंगे क्यों भाई, ये E मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहां से दो इक्वेशन बनानी है आपको। इक्वेशन आप बनाएंगे फर्स्ट वन बाय CPCT, दैट इज जिसमें आप लिखेंगे AE इक्वल्स टू CD। इक्वेशन नंबर 1 इट्स बाय CPCT, कोरोस्पोंडिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। क्लियर? नेक्स्ट वन कंडीशन देखो, यहीं पर बनाते हैं। ये जो AE है ना बच्चों, ये AE इस BE के भी इक्वल है। आप सोच रहे होंगे कैसे? रीजन क्या है भाई? E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ये AB का मिड पॉइंट है। ये किसका मिड पॉइंट है? AB का। अगर मैं यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बात करूं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देखो ये भी AE के इक्वल है, ये भी AE के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। इसका मतलब ये जो BE है ये कहीं ना कहीं CD के इक्वल है। आपको तो ये भी पता है कि BE CD के पैरेलल भी है, और इसका रीजन भी पता है आपको। ये आपने कंस्ट्रक्ट किया था पैरेलल, ये आपने कंस्ट्रक्शन में इसको पैरेलल बनाया था। क्लियर है? आपको पता है किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? या तो उसके बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल करते हैं, या बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल करते हैं, या फिर किसी एक पेयर को पैरेलल एज वेल एज इक्वल करते हैं। पैरेलल एज वेल एज, तो यहां देखो आप लोग, BE इक्वल है CD के और BE पैरेलल है CD के। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो BCDE है ये एक पैरेललोग्राम है। सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral BCDE is parallel, ये पैरेलल भी है as well as equal, और इक्वल भी है। therefore BCDE is a पैरेललोग्राम। आप इसे अब एज अ पैरेललोग्राम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड, अब तो दोनों पेयर पैरेलल होंगे,
अब तो आप ये भी यूज कर सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, मतलब आप यूज कर सकते हो ना अब तो कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं पैरेलल है किसके, बीसी के। भाई अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड से। अच्छा आप ये भी तो यूज कर सकते हैं ना कि जो ईडी है वो कहीं ना कहीं इक्वल भी होगा बीसी के। अब आप सोच रहे होंगे इक्वल क्यों भाई, अपोजिट साइड इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होती है। क्लियर, इधर ध्यान देना बेटा, इधर देखना सब लोग। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और इसमें से मैं एक को थोड़ा सा मिटा देता हूं, क्या आप पैरेलल नहीं रहेंगी, रहेंगी। लेंथ कम करने से ऐसा नहीं होता कि लाइन पैरेलल नहीं रहेगी, लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता पैरेललनेस। तो इसका मतलब अगर ये पूरी लाइन पैरेलल है ना बीसी के, तो फिर ये ईएफ भी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी की। और कोई रीजन देने की यहां पे आपको नीड नहीं होगी क्योंकि वो आपने उसी लाइन का पार्ट लिखा है। लिखना चाहो तो आप एक लाइन लिख सकते हो, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। देखो भाई पहली बात तो आपकी प्रूफ हो गई यहीं पर, और ये जो हम करने जा रहे हैं ना अब, ये वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है जो मैंने कहा था आपसे, इसे हम हाफ भी प्रूफ करेंगे। देखो जो ईडी है ना, ईडी इसको ब्रेक कर देते हैं, ईएफ प्लस एफ डी, ईएफ प्लस एफ डी इज इक्वल्स टू बीसी। क्लियर है। अच्छा आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स आप कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, तो बाय सीपीसीटी ईएफ एफडी के इक्वल है। तो एक काम करो, क्या काम करोगे भाई, ये जो ईएफ है इसको तो ईएफ रहने दो, जो एफडी है ना उसको भी ईएफ बना दो। लेकिन इसके लिए रीजन लिखना पड़ेगा भाई, ईएफ इज इक्वल्स टू एफ डी और इट्स बाय सीपी सीटी, और यहां से ट्वाइस ऑफ ईएफ आ जाएगा बीसी के इक्वल, और कहीं ना कहीं ईएफ आ जाएगा बीसी बाय 2, और आप इसी को कह सकते हो ईएफ इज इक्वल्स टू 1/2 बी सी। बात समझ में आ गई, दोनों बातें प्रूफ हो गई, क्लियर बात है। तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम।